देखो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, 2-3 चीज़ें एकदम मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ। देखो, कोई तो एक तो मैं भ्रम में आपको रखना नहीं चाहता कि मैं आपको जो बता रहा हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंने सच कोई आपको एक्सपोज़ कर दिया है। दुनिया का सबसे मामूली सच मैं आपको बताता हूँ, और वो मामूली सच लोग आँखों पर पर्दा डाल के बैठे रहते हैं, और मामूली सा सच उनके सामने ही होता है, लेकिन वो उसको देखते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है। उनको ना अपने हिस्से का झूठ सुनना है, मतलब ऐसा झूठ जो उनको जो है थोड़ा मोरल बूस्टिंग दे दे। अब वो अगर सच उनको तकलीफ़ दे रहा है तो उनको वो सुनना नहीं है। तो अगर आपके भी हिस्से के कोई झूठ हैं जिसको आप लोग लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप बिल्कुल उसको अपने ज़िंदगी में आगे लेके बढ़ सकते हो। यहाँ पर तो मामूली सा है, लेकिन है सच्ची। देखिए, नंबर 1 बात मैं आपको बहुत क्लियर करके बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये बेसिक लाइन है ना कि स्टॉक मार्केट का हाल जो है वो ख़राब है, वो तो किसी से छुपा नहीं है। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से जो है रिकवर करके भाग जाएगी, और लोग उत्साहित हैं कि बजट आ रहा है। मेरा ये अनुमान है पर्सनली कि बजट वाले दिन भी निफ्टी धड़ाम करके गिरेगी। बजट भी इस बार जो है ना आपको कोई मोरल बूस्टिंग और कोई उम्मीद की किरण आपको देने वाला नहीं है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो निफ्टी ने अभी लेटेस्ट हाई लगाया है ना, ये निफ्टी का आप समझ लीजिए 1 साल का ये हाई हो गया है। अब अगले साल जो भी है इसके ऊपर का मूव अगर आता है तो आए, नहीं आता है तो ना भी आए। इसके पीछे मेरे पास कुछ लॉजिक है, कुछ तर्क है। पहले तो मतलब जो सिंपल बाज़ार में दिख रहा है वो तर्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और दूसरी एक डिस्क्लेमर लेकिन साथ में मैं लगाता हुआ चलूँगा। मैं देखिए कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र, सेबी रजिस्टर्ड, ये सब मेरे अनुमान है, वो मैं नहीं हूँ। मेरे अनुमान है, मेरे समझ लीजिए तुक्के हैं। जैसे आपके तुक्के होते हैं ऐसे मेरे भी तुक्के हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरी बात को आप फॉलो करें। इस बात को हमेशा याद रखिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर में जो पैसा लगाते हैं वो सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। लेकिन मेरे पास जो तर्क है उनको आप सुन सकते हैं और अपनी खुद की एक समझ पैदा कर सकते हैं। अब सुनिए मेरी बात। नंबर 1 बात तो ये है कि बाज़ार में पिछले 1 साल के अंदर में भी ना कोई भी बड़ी कंपनी, चाहे निफ्टी 50 की हो चाहे कोई भी हो, जिसने 40-50% की करेक्शन ले ली थी, वो अभी तक जो है अपवर्ड्स मूव लेने की अगर कोशिश करती भी है तो वो अपवर्ड्स मूव को सरवाइव नहीं कर पाती। एशियन पेंट एक बार पिटा तो पिट गया, अदानी एंटरप्राइजेज एक बार पिटा तो पिट गया, अभी आईटीसी पिटा है तो अब वो लगता है लॉन्ग टर्म के लिए पिटी जाएगा। ऐसे ही मतलब जो भी स्टॉक जिनकी बाज़ार के अंदर में पिटाई हुई, डॉक्टर रेड्डी पिटा था तो भी अपने हाई को टच करे बगैर दोबारा से उसकी पिटाई हो गई। सिप्ला पिटा था तो दोबारा से उसकी पिटाई हो गई। कोल इंडिया कब उसने हाई लगाया था आपको याद होगा। ये सब निफ्टी 50 के स्टॉक है, तो इन्होंने जब कब हाई लगाया था वो पता नहीं। अब थोड़ा सा अपवर्ड्स मूव आया, फिर उसकी पिटाई हो गई। अब टीसीएस कब पिटाई हुई थी, लास्ट हाई क्या था आपको याद होगा। ये बड़ी जाइंट कंपनी है। टाटा ग्रुप की तो और कंपनियों की हालत ख़राब है सबकी, जबकि आप समझिए इसकी ये हिंदुस्तान की जो है ना टाटा ग्रुप की कंपनी हो, रिलायंस की कंपनी हो, अदानी, आप हमेशा सुनते रहते हैं ना अदानी अंबानी, तो ये सब हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डियाँ हैं। तो अदानी ग्रुप ने कब अपने सारे स्टॉक के साथ में ऑल टाइम हाई लगाया था आपको याद नहीं है। रिलायंस का ऑल टाइम हाई लगाए हुए मुद्दतें गुजर गई, अभी पिटाया और अभी और पिटेगा, क्योंकि जो एक तरीका उसने निकाला भी था प्रॉफिट अर्न करने का, वो प्रॉफिट अर्न करने पे भी ट्रंप ने जो है पलीता मार दिया है। तो अब वो तेल से जो प्रॉफिट, उसका आम जनता बेनिफिशियरी नहीं थी, लेकिन मोटा भाई तो उसके बेनिफिशियरी थे, अब वो भी नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर वो भी अब कुछ ऐसा सर्वाइवल मोड के अंदर आ गया है। कहाँ तक गिर के कहाँ तक घुसने वाला है ये इसका अंदाज़ा अभी नहीं है। तो कुल मिलाकर टाटा ग्रुप की और कंपनियां भी जो हैं, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक, आप देख ही रहे हो 1400 के हाई से टाटा टेक जो है 641 से एक रेजिस्टेंस लेने की, संभालने की कोशिश कर रही है अपने आप को। 4-5% का मूव लिया था, ये दोबारा से अगर पिटाई कर लेगी तो अब की बार 441 भी चला जाए उसके हाथ से कोई नहीं जानता। ये हर सेक्टर के अंदर में पिटाई है, हर सेक्टर के अंदर पिटाई है। हर सेक्टर के अंदर जो अच्छी बड़ी कंपनियां हैं वो 30-40% करेक्ट हो चुकी हैं। थोड़ा बहुत जो है रेजिस्टेंस दिखा रही थी, जो मतलब करेक्शन से मना कर रही थी, जैसे छोटा करेक्शन लेके बैठी हुई थी या फिर थोड़ा अपवर्ड्स मूव भी था। एलएनटी की आज पिटाई हो गई है बाज़ार के अंदर में, और ये पिटाई अब कहाँ तक जाएगी, लोगों ने नीचे के टारगेट देने शुरू कर दिए हैं, कुछ उसका अंदाज़ा नहीं है।
आपका जो है क्या कहते हैं डिक्सॉन जो है मेक इन इंडिया की समझ लीजिए लीडर कंपनी है, जिसके रिजल्ट्स बजट वो सब बहुत अच्छे आते हैं। वो जैसे ही वो सांप फन उठाने की कोशिश करता है डिक्सॉन का, उसको कोई शॉटर जाके पटक देता है, उसकी खूब दबा के पिटाई हो रही है। निफ्टी की जान निकल गई है कि अपना जो है जो उसने 1-1.5 साल पहले हाई लगाया था उसको तोड़ने में उसकी जान निकल गई है। जान निकल के भी आमतौर पे जब हाई तोड़ती 200-400 पॉइंट का अपवर्ड्स मूव ले लेता था बाज़ार, वो 200-400 पॉइंट का अपवर्ड्स मूव भी नहीं आ रहा है। कॉल पुट वाला जो क्या कहते हैं ढांचा था, जो ये गिग वर्कर और 30-35 हज़ार रुपये महीना कमाने वाले लोगों ने जो है 25 के लॉट और 50 के लॉट के टाइम पे खूब ऑप्शन ट्रेडिंग की थी, उनको इस तरीके से बाज़ार ने लूट के बाहर कर दिया है कि वो बाज़ार के नाम से दहशत खाने लगे और वो ये मानने लगे कि बाज़ार जो है ए भैया हमसे ना हो पाई, वो वाली कंडीशन के अंदर में आ गए। अब जो इन्वेस्टर थे उनके भी स्टॉक जो है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए काफ़ी वक्त से कोई भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब परफॉर्म नहीं कर रहा है तो बाज़ार का तो नियम ये है कि बाज़ार, अब निफ्टी तो हाई के नज़दीक पहुंचा हुआ है लेकिन स्टॉक जो है उस तरह से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है और ये सारे टॉप क्लास स्टॉक है तो इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो यानी कि लोग जहाँ इन्वेस्टेड थे उनको अभी तक रिटर्न उस तरीके से आए नहीं है। भले ही बाज़ार जो है मतलब डाटा के हिसाब से कहीं पर भी हाई के लेवल पर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर में मुझे नहीं लगता कि बाज़ार जो है किसी भी तरीके से अब जो है वो इस मोड के अंदर में है कि मेरे पास यही तर्क है कि क्योंकि बाज़ार ने परफॉर्म नहीं किया और कोई भी स्टॉक, तो ऐसी कंडीशन में जब काफ़ी सालों का डिले होने लेने लगता है बाज़ार और स्टॉक और परफॉर्म नहीं करते, तो लोगों के पास जो फंड होता है आमतौर पे लोग सोचते हैं कि थोड़े टाइम के लिए रेस्ट लिया जाए बाज़ार से, और काफ़ी लोग जो है लॉस बुक करना शुरू कर देंगे बाज़ार के अंदर और ये फिर एक सीरीज़ बनती है। इस सीरीज़ में जब ये सीरीज़ पैदा होती है और ये बनना शुरू होती है तो बाज़ार कितना करेक्शन लेता है उसका कुछ अंदाज़ा नहीं। तो हाई तो भूल जाओ, लो का जो आप देख रहे हो ना वो कितना बुरी तरीके से बाज़ार जो है उसको टच करने वाला है उसका भी आपको अंदाज़ा नहीं है। इसलिए ये लोग सोच रहे हैं कि मैं एक कॉल लेके बैठ जाऊंगा या मैं कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा, 30-40% करेक्ट है, अच्छी बड़ी कंपनी का स्टॉक है तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, तो वो ये वहम इस बाज़ार के अंदर नहीं पाले। ये मेरा मानना है। इसके पीछे ये तो हो गए मतलब एक डोमेस्टिक रीज़न जिसकी वजह से मैंने आपको ये आगाह करने की कोशिश की है एक गुरुजी चौथी फेल के चैनल पे। अब मैं आपको बताता हूँ इसके जियोपॉलिटिकल मैनर भी है। एक्चुअली जो बाज़ार और निफ्टी वेट कर रहा है ना काफ़ी वक्त से, जो खुल के परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, खुल के सांस नहीं ले रहा है बाज़ार, और स्टॉक भी खुल के परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो नया पैसा ऐड ऑन नहीं हो रहा है बाज़ार के अंदर में। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है बाज़ार वेट कर रहा है कि अमेरिका के साथ में क्या ट्रेड डील होगी। और मुझे भी ये अभी तक मतलब मेरा यही था, मैंने कहा था निफ्टी हाई तोड़ देगी तो बाज़ार ने हाई तोड़ा भी है। तो ये जो ट्रेड डील के होने के अंदर में जो डिले है, तो इसमें मैं ये समझ रहा था कि क्योंकि इंडिया जो है अमेरिका का सबसे रिलाई पार्टनर है और एक टाइम पे अमेरिका के इस तरीके के कमिटमेंट थे कि वो एशिया में चाइना की रेवलरी के तौर पर हम लोगों को शायद बूस्टअप करके या इंडस्ट्रियलाइजेशन करके और हमें एक मजबूत इकोनॉमी बनाने में हमारा सहयोगी, एक तरीके से स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम लोगों को क्वाड के अंदर भी उसने शामिल करने की बात की थी। तो मुझे लग रहा था कि ट्रंप जो है वो बार्गेन करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, और तो ये सब स्ट्रेटेजिक है कि वो थोड़ा बार्गेन कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा लेना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप ने अपना स्टाइल दिखा दिया है, वो बार्गेन कुछ नहीं कर रहे। जो बार्गेन डिले हो रहा है ना, ट्रंप का सीधा सीधा बार्गेन का हिसाब ये है कि मेरी बात मान लो। अब मैं जो मेरा मतलब रिलायबल पार्टनर है उससे मैं देर तक बात कर सकता हूँ कि मान लो, अलग अलग तरीके से बात कर सकता हूँ, अलग अलग तरीके से समझा सकता हूँ, मान लो, माननी मेरी बात है। तो बार्गेन का यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है। वो कह रहा है कि ये फटा हुआ जूता है, ये 400 रुपये का है, ये 400 रुपये का लो। अब आप बोलोगे सर फटा हुआ है, थोड़ा 390 रुपये का दे दो। बोले नहीं, ये फटा हुआ जूता है, ये 400 रुपये का है, ये 400 रुपये का लो। बोले सर 392 रुपये। बोले नहीं, ये फटा हुआ जूता है, 400 रुपये का है, 400 रुपये का लो, नहीं तो तेरे थप्पड़ और जेब में से 400 रुपये में तेरे छीन लूँगा अभी, नहीं तो चाहे मैं तेरे छुरा वो। तो ट्रंप ने जो है वेनेजुएला को राष्ट्रपति को किडनैप करने के बाद में एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि वो कोई बार्गेन नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, ना वो कोई बातचीत हो रही है, ना ट्रेड डील के अंदर में आप जो है ये कि वो
कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कुछ ऐसा जादू कर देंगे। उनकी कुछ योजनाएं अमेरिका को लेकर, जिससे जिन योजनाओं के तहत वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका से कोई भी पूंजी बाहर उस तरीके से नहीं जाएगी जैसे पहले जाती रही है। तो उसका ही फ़र्क जो है आपको फार्मा कंपनियों के ऊपर में उसका इम्पैक्ट दिखता है, आईटी सेक्टर के अंदर में उसका इम्पैक्ट दिखता है, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत मोटा प्रॉफिट अमेरिका से ये लोग बनाते थे और हैवी मार्जिन रखते थे। एक्सपोर्ट होता था तो हैवी मार्जिन रखते थे और उस पैसे को फिर यहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या कहते हैं इन्वेस्ट करते थे, एम्प्लॉय हायर करते थे और बहुत कुछ ये लोग कर पाते थे। तो एक मजबूत जाइंट खड़े हो गए थे हमारे देश के अंदर में। लेकिन वो ज़्यादातर पैसा जो है अमेरिका से ही हमारे पास में पहुंचता था। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये पैसा जो है ना वहाँ से यहाँ नहीं आएगा, और अगर वहाँ से यहाँ पर ये आएगा तो इससे 3 गुना का कॉस्ट तुम बताओ कि तुम क्या दोगे। तो यहाँ पे बार्गेन नहीं हो रही है। ईरान के अंदर में अमेरिका पूरी शिद्दत से लगा पड़ा है कि ख़ामनेई साहब की सत्ता किसी भी तरीके से जाए। तो जो अमेरिका का विरोध करते हैं या खुलेआम जो है अमेरिका के साथ में विद्रोह किए हुए, तो वहाँ पर सीधा का सीधा जंग ही छेड़ रखी है अमेरिका ने। और जो सिर्फ बतौलेबाजी या बोलचाल भी करते हैं ऊंची आवाज़ के अंदर में, वहाँ पर भी तकरीबन ऑलमोस्ट जंग छेड़ देते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति बेचारे कुछ नहीं करते थे, वो अपने लोगों को ये बताते थे कि मैं कोई महान नेता हूँ और मैं राष्ट्रवादी हूँ और मैं ट्रम्प को आँख में आँख मिला के बात कर सकता हूँ और है तो हिम्मत पकड़ो, और डांस करके दिखाते थे और ये सब करके दिखाते थे। तो ट्रम्प ने वो भी बर्दाश्त नहीं किया। उतना छोटा सा मतलब वो कुछ करता नहीं था, वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति कुछ नहीं करते थे, वो ना कोई एक्शन ले रहे थे ना कुछ कर रहे थे, वो बस सिर्फ बतौलेबाजी कर रहे थे और अपने लोगों को ये बता रहे थे कि हाँ देखो वेनेजुएला की एक ऐसी पावर है कि हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति से 1 to 1 बात करते हैं। तो एक भ्रम पैदा कर रहे थे, एक तरीके से अपनी ऑडियंस को, अपने देश की ऑडियंस को बरगलाते थे। तो उस चीज़ को भी नहीं बख्शा ट्रंप ने। उसको वेनेजुएला का तेल चाहिए था और वो वेनेजुएला का राष्ट्रपति नहीं माने तो राष्ट्रपति को उठा के किडनैप करो। अब जो राष्ट्रपति बना है उसने अमेरिका के साथ में टाई अप कर लिया है, वो वहाँ से तेल ले लेंगे और वो बाज़ार के अंदर में उसको बेच लेंगे। तो ऐसे जहाँ पर भी उनको जो ज़रूरत होती है तो वो अगर सीधे सीधे मान जाओ तो ठीक है, वरना वो जगह पर वो अटैक भी कर सकते हैं, वो जगह पर वो हमला भी कर सकते हैं। और ये सारी कंडीशन के अंदर में अगर आप देखेंगे तो भारत रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो पहले मुझे लग रहा था कि शायद ये एक मास्टर स्ट्रोक होगा कि भाई हम लोग डायरेक्ट दुश्मनी नहीं ले, क्योंकि डायरेक्ट दुश्मनी लेने से क्या होगा, मतलब मझधार के अंदर नैया है और वो नैया के अंदर में अगर हम लोग जब हमारी ख़ुद की नाव जो है डामाडोल है, उस कंडीशन के अंदर में अगर हम लोग ऊट पटांग हरकत करते भी हैं कुछ, तो ऐसा ना हो कि कुछ दिक्कत हो जाए। मेरा ये मानना है कि अगर आपको बिछना है ना तो पूरा बिछो, और अगर आपको विद्रोह करना है तो आप पूरा करो। अब इस कंडीशन में हुआ ये है कि आपके नए जो दोस्त हैं वो आप पर भरोसा नहीं करते हैं, और जो पुराने साथी हैं वो आपके साथ में बार्गेनिंग करके आपको धमकी दे रहे हैं और आप चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ठीक है, जियोपॉलिटिकल कंडीशन के अंदर में इसको कहते हैं अलग थलग पड़ जाना। तो इंडियन इकोनॉमी को कहीं से कोई बूस्टअप मिल जाएगा या कहीं से कोई सहारा आ जाएगा या कोई उसका साथ देगा, ऐसा कोई प्रतीत नहीं हो रहा है कि भाई अगर अमेरिका नहीं तो मान लो मिडिल ईस्ट से पैसा आ जाएगा, यूरोपियन बाज़ार खुल जाएंगे, या इस तरफ हम लोग जगह बना लेंगे। जो ये नए इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमी एक तरीके से जो डेवलप हो रहे हैं इस तरफ, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आर्मीनिया, या यहाँ पर भी काफ़ी कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कोई जगह बना लेंगे, तो वो भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। ऊपर से चाइना जो है वो लगातार डोमिनेंस अपनी बढ़ाता चला जा रहा है, और अब वो पाकिस्तान के ज़रिए बांग्लादेश को जो है वही इक्विप्ड हथियार दे रहा है, मतलब डील कर रहे हैं लोग आपस में एयरलाइंस की। और मतलब ये कुछ करें ना करें वो दूसरी बात है, लेकिन एक तरीके से घेराबंदी को मजबूत कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो बोलने की धमक है कि कल आपको कुछ बदलाव करते हैं, वो धमक और आपकी आवाज़ कमज़ोर हो रही है। कल को आप इनके ख़िलाफ़ भी ज़्यादा, अगर ये जमगट्टा मजबूत हो गया तो आप इनके ख़िलाफ़ भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाओगे। जैसे आज अमेरिका के ख़िलाफ़ आप चुप हो, अभी तो भारत बहुत मजबूत स्थिति में बोल सकता है, रिएक्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको लग रहा है कि कोई वो बड़े इंटरनेशनल ट्रैप में ना फंस जाए, इस वजह से भारत जो है वो चुप हो गया। तो जब चुप हो गया और अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर रहा है, तो फिर लोग
क्योंकि वो ग्रुप के अंदर में बटे हुए ही है, तो वो उसका साथ में उस तरीके से आ नहीं रहा है, और उन्होंने भारत को एक तरीके से अलग थलग कर दिया। उसके अंदर 50% योगदान जो है हमारे माननीय मोदी भक्तों का भी है, जिन्होंने क्या करा है कि एक ऐसा नेशन की एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश की है कि जो इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ भी होती हैं, जिनकी वजह से देश का नाम होता है, लेकिन अगर उनके अंदर मुस्लिम नाम है तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उनको किसी मगरमच्छ ने काट लिया है। अभी वैष्णो देवी की माता वैष्णो देवी की ट्रस्ट से एक मेडिकल कॉलेज जो है जम्मू के अंदर में चलता था, तो ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर की तो मुस्लिम आबादी है, तो वहाँ पर जब नीट की परीक्षा क्लियर करके छात्रों का एडमिशन हुआ तो वहाँ पर ज़्यादातर 80-85% छात्र जो है वो मुस्लिम समुदाय से वहाँ पर उनका एडमिशन हो गया। तो उसके ऊपर विद्रोह हुआ कि भाई माता वैष्णो देवी के ट्रस्ट से पैसा हमारा पैसा है, इससे मुस्लिम्स क्यों पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है, कोई भी मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर में पैसे दे के ही पढ़ रहा होता है, तो जो ये पढ़ने की कैपेसिटी MBBS की पढ़ाई करने की कैपेसिटी वाले छात्र हैं, इनके लिए बहुत सारे ऑप्शन है भारत के अलावा भी कहीं और पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वो सक्षम परिवारों के लड़के होते हैं आमतौर पर। उसके नतीजतन इन्होंने शोर मचाया तो वो मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द हो गई। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, तर्क ये दे रहे हैं कि ये जो मेडिकल कॉलेज की मान्यता है ये इसके अंदर में खामियां थी इसलिए ये रद्द हुई है, लेकिन उसको जो है बीजेपी के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुस्लिम स्टूडेंट आ गए थे, इसी की वजह से जो मान्यता रद्द दबाव में सरकार ने ये फैसला लिया है। अब टेक्निकली हुआ ये है इस कंडीशन के अंदर में कि जम्मू कश्मीर का एक मेडिकल कॉलेज बंद हो गया और उस पे जम्मू के लोग जश्न मना रहे हैं, मतलब अपने ही स्टेट का एक मेडिकल कॉलेज बंद होने का जश्न ये लोग मना रहे हैं। तो इससे क्या IQ लेवल पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे ही बांग्लादेश के साथ में जो IPL का विवाद हुआ, तो बांग्लादेश के अंदर में जो पॉलिटिक्स कंडीशन है, यहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए था, नरेंद्र मोदी साहब को या गृह मंत्री साहब को सीधा कड़े शब्दों के अंदर निंदा करनी चाहिए थी और डिप्लोमेसी बंद करने का विचार करना चाहिए था। बांग्लादेश के खिलाफ कुछ सरकार की तरफ से एक्शन आता, सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं आया, लेकिन क्योंकि चुनाव भी जीतना है तो उन्होंने 2-4 दस्सी पंजी वाले सैकड़ों ट्रोल जो है वो बिठा दिए। अब उनके पास में कुछ बोलने का मुद्दा नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की हत्या। अरे भाई, सरकारी लेवल पर ये एक्शन होगा ना, अगर वहाँ पर हत्या। भारत एक बहुत बड़ा समृद्ध राष्ट्र है बांग्लादेश के मुकाबले, बांग्लादेश को सीधा 2 टूक जवाब दे सकता है भारत, लेकिन वो नहीं उस तरीके से नहीं गया, वो सरकारी तंत्र के हिसाब से नहीं गया। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे ट्रोल जो है वो बिठा दिए गए। अब वो छोटे छोटे ट्रोल, वो तो उनकी तो लंबी ज़बानें होती हैं, उन्होंने इतनी लंबी लंबी ज़बान निकाली, वो शाहरुख खान को ही गद्दार बताने लगे, बोला IPL के अंदर। देखिए, पहली बात तो ये है कि KKR के जो है इंडिपेंडेंट मालिक शाहरुख खान नहीं है, और शाहरुख खान जो है ऑक्शन के अंदर में सीधा नहीं रहते, वहाँ पर खिलाड़ियों का योगदान होता है। जूही चावला जो मोदी भक्ति हैं खुद बेचारी, वो भी उसी की पार्टनरशिप के अंदर में है KKR की, और खिलाड़ी वहाँ पर फैसला करते हैं कि ऑक्शन के अंदर में कौन से खिलाड़ी को कितना परचेजिंग, और फिर जो खिलाड़ी ऑक्शन में उपलब्ध होते हैं और उन खिलाड़ियों की जो ज़्यादा बोली लगाता है उस हिसाब से ऑक्शन तय होता है। मान लीजिए इस खिलाड़ी को जो है नीता अंबानी की टीम ने जो बोली लगाई उसमें ये बिक जाता तो ये उस टीम से खेल रहा होता। तो इस सिनेरियो को, उसमें क्या हुआ, बांग्लादेश वैसे भी हमारे जब हम लोग सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं और हम लोग कूटनीतिक सुधार करना चाह रहे हैं तो ये हरकत हमें नहीं करनी चाहिए, और अगर हम सीधा जवाब दे रहे हैं तो फिर सीधा ही जवाब देना चाहिए, हमको सरकारी स्तर पे ही जवाब देना चाहिए, मिलिट्री एक्शन कर दे बांग्लादेश के खिलाफ कि ये क्या हो रहा है। तो वो नहीं हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग कूटनीतिक अगर हल निकालना चाह रहे हैं तो इस तरीके के ट्रोलरों को चुप करें। तो ये जो कन्फ्यूज़न, असमंजस और लिजी स्थिति होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है, जिसके अंदर में आप चौथे दर्जे के ट्रोलर से तो कुछ और बुलवा रहे हैं और सरकारी स्तर के ऊपर में आप कुछ और कर रहे हैं। अब आप बुलवा रहे हैं, नहीं बुलवा रहे, ये ऐसे साबित नहीं हो सकता। हो सकता है सरकार ना बुलवा रही है, ये अपने आप ही स्वतः भक्त जो है अपने ही गुणगान में खुद लगे हुए हैं, इनको खुद ही खुद लग रहा है। जबकि मेरा ही मानना है कि हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट की ये पॉलिसी ना हो, वो बांग्लादेश के साथ में रिश्ते अच्छे करना चाहती हो और वो ये नहीं मानती हो कि वहाँ पर ऐसा कोई अत्याचार हो रहा है, भारत सरकार को ऐसा इनपुट नहीं आ रहे हो वहाँ पर, इसलिए भारत सरकार उस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश भी नहीं कर रही बांग्लादेश के ऊपर में।
लेकिन यहाँ पर जो माहौल है उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही, शायद वोट बैंक की वजह से नहीं ऐसा कर रही है। ऐसे ही ट्रम्प साहब के साथ में और अमेरिका जो इस तरीके से मीडिया परसेप्शन बन रहा है, और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो है वो मुझे अच्छा आदमी मानते हैं, मेरे लिए रशिया से तेल ख़रीदना बंद कर दिया। अगर वो फिर भी पकड़े गए रशिया से तेल ख़रीदते हुए, तो जो लोग रशिया से तेल खरीदेंगे उनके ऊपर मैं 500% का टैरिफ लगाऊंगा। और अगर इस दबाव की वजह से मोदी साहब रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अब ये पता नहीं, हो सकता है कि उनके अंदर खाने में बात चल रही हो, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो परसेप्शन घड़े जा रहे हैं उन परसेप्शन से तो ये कुछ गेम समझ में नहीं आ रहा है। ये तो अति उत्साहित अपने भक्तों को एकदम चुप करा दे कि भैया इस टाइम पर जो है जियोपॉलिटिक्स दुनिया बवंडर की तरफ आगे बढ़ रही है, आप शांत हो जाओ, गवर्नमेंट अपने लेवल पर बात करेगी। तो वो कुछ क्लियरिटी नहीं हो रही है, और ये असमंजस और ये कन्फ्यूज़न की स्थिति जो है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, आप समझ रहे हैं, उसके मोरल को भी कमज़ोर करती है। तो यानी कि अगर आपके ऊपर में इंटरनेशनल फंड नहीं आ रहा है तो वो तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन अगर आपको एक मजबूत सरकार दिखती है, आपको ऐसा दिखता है कि हाँ यार हमारी दो आंख में आंख डाल के जवाब देने की स्थिति में सरकार है, तो डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है उसका बहुत मोरल अप हो जाता है। और अगर उसको भी वो कन्विंस हो जाए इंटरनेशनल और ये परसेप्शन से, तो उसका भी मोरल डाउन होता है। तो वो तो पहले ही बाहर जा रहा है और ये भी बाहर जाएगा साथ में। इस कंडीशन के अंदर में मेरा ये मानना है कि निफ्टी जो है कुछ वक्त के लिए जो है गड़बड़ा जाएगी, और काफ़ी वक्त के लिए। और मुझे लग रहा है कि बजट से भी कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं आएगा। बाज़ार के अंदर में बहुत सारे पीछे इवेंट गए, अपना ग्रोथ के आंकड़े आए, अपनी इकोनॉमी मजबूत है, अपनी गवर्नमेंट मजबूत है, अपना सब कुछ मजबूत होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि बाज़ार जो है बहुत अच्छा परफॉर्म उसने नहीं किया उस हिसाब से जिस हिसाब से हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं। तो अगर बजट अच्छा भी आएगा तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये परसेप्शन की लड़ाई हमारी सरकार हार रही है, और बाज़ार पे से लोगों का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी भरोसा कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टर थे उनको भी काफ़ी टाइम से रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। और दूसरा, जो नए लोग पैसा डालने के लिए एक उत्साह का वातावरण बनता है देश के अंदर में, तो वो उससे क्या होता है, नया इन्वेस्टर को वो बाज़ार अट्रैक्ट करता है। तो वो भी एक उत्साह का वातावरण नहीं बन रहा है आसपास में, जिसकी वजह से नए इन्वेस्टर डोमेस्टिक लेवल पर ही हमारे पास आए, और अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर में तो हम लोग अलग थलग पड़ ही गए। ये मैं टोटल आपको इस तरीके से इस बात को बताना चाहता हूँ, और यही मेरे लॉजिक और तर्क है जिस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद निफ्टी अब उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये सब मेरी ऑब्जर्वेशन है और ये सब मेरे तुक्के हैं जो मैंने आपके साथ में लगाए हैं। और आप अब जो बाज़ार है इसके अंदर में बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के ही इन्वेस्ट कीजिए, इन चीज़ों को समझिए और देखिए कि अगर आपको लगता है कि नहीं ये ज़्यादातर तर्क मैंने जो है झूठे गढ़े अपनी तरफ से बनाए, तो आप भले ही अपना पैसा बाज़ार के अंदर डाल के देखिए। मुझे नहीं लगता कि बाज़ार के अंदर में पैसा जो है बहुत हेल्दी रिटर्न अगले 1 साल के अंदर भी देने वाला है। बाज़ार जो है ठंडा है और ठंडा ही रहेगा, ये समतल रहेगा, फ्लैट रहेगा, जब तक कि यहाँ पर या तो सरकारी स्तर पर चीज़ें एकदम क्लियर होकर सामने नहीं आती हैं, या फिर ये जो है ट्रेड डील और ये ट्रम्प साहब की जो नेगोशिएशन चल रही है ये एकदम क्लियर होकर सामने नहीं आती है, बाज़ार परफॉर्म नहीं करने वाला। ना डोमेस्टिक सपोर्ट रहेगी और ना ही उसको इंटरनेशनल सपोर्ट तो है ही नहीं। इस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी अलग थलग पड़ चुकी है पूरे तरीके से। जय हिंद।